नमस्कार, मैं विक्रांत मिश्रा। नए टॉपिक नई क्लास के साथ आज फिर आप सभी से अनुरोध है इस वीडियो को अधिक से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे वीडियो हर विद्यार्थी तक ज़रूरतमंद तक पहुंच सके और अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। आज का हमारा टॉपिक है प्लाज्मा झिल्ली के मॉडल। इनमें प्रमुख रूप से हम कुछ मॉडलों पर चर्चा करेंगे और देखते हैं प्लाज्मा झिल्ली की मॉडल्स हमें प्लाज्मा झिल्ली की व्याख्या किस प्रकार करते हैं और क्या क्या प्लाज्मा झिल्ली के बारे में मुझे बताया गया है। पिछले टॉपिक हमने चर्चा की थी प्लाज्मा झिल्ली तथा उसके कार्य, इन पर चर्चा हुई थी और आज हम चर्चा करेंगे प्लाज्मा झिल्ली के मॉडल। माता बीड़ा वादिनी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ आज की क्लास हम प्रारंभ करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि कॉपी और पेन लेकर बैठें तथा जो बताया जाए उसे लिखते रहें, जिससे आप अपनी नॉलेज को स्थायी और सटीकता से देख सकें और बार बार उन चीज़ों का रिवीजन कर सकें। तो हम आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। आज के टॉपिक प्लाज्मा झिल्ली के प्रमुख मॉडल। जैसा कि आपको पिछली क्लास में बताया गया है, मोस्टली में कुछ मॉडल ऐसे दिए गए थे जो प्लाज्मा झिल्ली की व्याख्या के लिए व्याख्या को प्रस्तुत करते हैं। तो उनके वैज्ञानिकों के नाम आप सभी को बताए गए थे, कब किस मॉडल को प्रस्तुत किया गया था। एक रिदम में हम उन्हें रिवाइज करते हुए चलेंगे, जिससे पिछली क्लास की कुछ चीज़ें हमें रिवाइज हों और नेक्स्ट क्लास को हम बड़ी आसानी से समझ सकें और उसका लाभ उठा सकें। तो चर्चा के विषय में हमारे सबसे पहले जो प्लाज्मा झिल्ली के आपको मॉडल बताए गए, जैसे लास्ट क्लास में आपको बताया गया था सैंडविच मॉडल और तरल मोज़ेक मॉडल। इनके बीच की जो डिफरेंस था वो क्लियर किया गया था। कौन सा मॉडल किसकी व्याख्या करने में असफल रहा या किस मॉडल ने बेहतर तरीके से प्लाज्मा झिल्ली को समझाया। तो आज हम देखते प्लाज्मा झिल्ली को समझाने के लिए हमारे प्रमुख मॉडल थे, कब और किस किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। सैंडविच मॉडल, इस सैंडविच मॉडल को हम सैंडविक मॉडल के भी नाम से जानते हैं, या डेनियल एवं डेप्सन मॉडल, या पॉलीमोलेक्यूलर मॉडल। पॉलीमोलेक्यूलर मॉडल ये सैंडविच मॉडल के ही नाम है। सैंडविच मॉडल की सैंडविच और सैंडविक, किसी किसी बुक्स में सैंडविच लिखा होता है, किसी बुक्स में सैंडविक भी लिख के आता है। तो यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि मोस्टली हमारे कन्फ्यूजन क्रिएशन यही होते हैं, या फिर इन्हें दूसरे नामों से हम जाते हैं। पॉलीमोलेक्यूलर मॉडल, डेनियल एवं डेप्सन मॉडल। इस मॉडल की प्रस्तावना 1935 में महान वैज्ञानिक डेनियल एवं डेप्सन द्वारा ने रखी थी। दूसरा मॉडल आता है हमारा यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, जिसे हम प्रोटीन लिपिड द्विपरत प्रोटीन मॉडल के नाम से जानते हैं। इस मॉडल की प्रस्तावना डेनियल डेप्सन एवं रॉबर्टसन ने 1959 में रखी थी। बसा द्विपरत मॉडल, इस मॉडल की प्रस्तावना सबसे पहले रखी गई थी ओबर्टन एवं गोरियन ग्रेडल द्वारा, तथा ये मॉडल प्रोटीन में पानी की मात्रा को पूर्ण रूप से क्लियर नहीं कर पाया था और सबसे बाद में सबसे अधिक सटीक मॉडल आया, जिसे हम तरल मोज़ेक मॉडल के नाम से जानते हैं। ये 1972 में ES सिंगर और GL निकोलसन द्वारा दिया गया था। ये मॉडल सबसे प्रभावी तथा प्लाज्मा झिल्ली को अधिक से अधिक समझाने में सफल रहा। तो ये थे हमारे 4 मॉडल। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सैंडविच मॉडल, फिर उसका तरल मोज़ेक मॉडल।
तो हम आज जानते हैं डेनियल डेविसन मॉडल या सैंडविच मॉडल के बारे में। सैंडविच मॉडल जैसे में एक लिपिड द्विपरत जिसे बाइलेयर मीन्स बोथ साइड को गोलाकार प्रोटीन्स के साथ दोनों तरफ लेपित किया जाता है, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया जा रहा है। ये गोलाकार प्रोटीन्स आपको गोलाकार प्रोटीन्स ये आपको दिखाया, ये आपके ये लिपिड्स के ये प्रोटीन्स होते हैं। फिर आपको दो लिपिड प्रोटीन्स बाइलेयर की बनी होती हैं, अर्थात कोशिका के बीच की ओर तथा बाहरी साइड्स में होती हैं। इस मॉडल की सतही प्रोटीन तथा द्विआण्विक लिपिड लीफलेट के बीच संबंध को प्रत्येक लिपिड अणु से ध्रुवीय सीढ़ों एवं पॉलीपेप्टाइड परत के आवेश किए गए अमीनो अम्ल पास श्रृंखला के बीच स्थिर वैद्युत अंतरक्रिया द्वारा बनाए रखते हैं। जैसे कि आपके बीच में दिखाया जो इनके अंतरक्रिया ये लेयर्स इन्हीं बनाए वैद्युत स्थिरांक को बनाए रखती है। ये मॉडल चयनित पारगम्य में होते हैं तथा अलग अलग आकार के घुलनशील गुणों के अणुओं के बीच तथा विभिन्न आवेश आयनों के अंतर करते हैं। जिस गति से विभिन्न अणु झिल्ली में प्रवेश करते हैं उसी के आधार पर डेनियल डेविसन ने बसा द्विपरत की मोटाई जिसे इन्होंने लगभग 6.0 नैनोमीटर तथा प्रत्येक प्रोटीन परत को लगभग 1.0 नैनोमीटर बताया है। ये उस मॉडल में होगा जिस मॉडल की कुल मोटाई 8.0 नैनोमीटर होती है। और बात करते हैं इस डेनियल डेविसन मॉडल विफल क्यों रहा था, अतः इनमें ऐसी कौन सी कमियां रही हैं जो इस मॉडल में प्रूफ नहीं कर पाए हैं। मॉडल में सभी झिल्लियों की संरचना समान थी। इनके अनुसार मॉडल में सभी झिल्लियों की संरचना समान थी, जो यह नहीं समझा सकती कि झिल्लियों के अलग अलग कार्य कैसे हो सकते हैं, तो यानी झिल्लियों के कार्यों की व्याख्या करने में असफल रहे हैं। प्रोटीन एम्फीपैथिक होते हैं और ज़्यादातर हाइड्रोफिलिक, इसीलिए पानी के सीधे संपर्क में कोशिका झिल्ली के बाहर प्रोटीन के अस्तित्व की व्याख्या ये नहीं कर सके, जिस कारण से मॉडल विफल रहा। ये मॉडल तब तक ही अपनाया गया जब तक तरल मोजक मॉडल नहीं आया, तब तक इस मॉडल को अपनाया। तरल मोजक मॉडल आने के बाद इस मॉडल को एक तरह से अस्वीकार किया गया तथा इसमें जो कमियां थीं इसी कमियों को प्रकट किया गया तथा प्लाज्मा झिल्ली को समझाने के जो सबसे बेहतर मॉडल तरल मोजल मॉडल जो उसकी पूर्ण रूप से व्याख्या कर सका। ये देखिए आपको 22 प्रोटीन्स बाइलेयर दिखाई जा रही हैं, जो आपको गोलाकार दिख रहे हैं। पोलर हेड यानी ध्रुवीय सिरा, नेक्स्ट नॉन पोलर हेड अध्रुवीय सिरा। जो आपको लिपिड्स की परत बताई जा रही थी, लिपिड्स बोथ साइड्स में आपको लिपिड्स की परत दिख रही है। और बाइलेयर्स प्रोटीन्स की परत बताई जा रही थी, ऊपर नीचे दोनों साइड्स आपको प्रोटीन्स की परत तथा ऊपर नीचे आपको दोनों साइड लिपिड परत दिखाई पड़े। बाइलेयर्स का मीन्स होता दोनों साइड्स। दोनों साइड्स मीन्स बाइलेयर्स दोनों साइड्स से मतलब द्विपरत हम बोल सकते हैं। इसकी दो परतें होती हैं, दोनों एक ही उसमें मैनेज होती हैं।
इस मॉडल में सतही प्रोटीन तथा द्विआण्विक लिपिड लीफलेट के बीच संबंध के प्रत्येक लिपिड अणु के ध्रुवीय सिरों एवं पॉलीपेप्टाइड परतों के आवेश किए गए अमीनो अम्ल बाह्य श्रृंखला के बीच स्थिर वैद्युत अंतःक्रिया द्वारा बनाए रखा गया है। डेनियल डेवसन ने प्रस्तावित किया कि यह झिल्ली मॉडल चयनित पारगम्य होता है तथा अलग अलग आकार में घुलनशील गुणों के अणुओं के बीच तथा विभिन्न आवेश आयनों के बीच भी अंतर करेगा। आप सभी कॉपी पेन लेके बैठे और इसे नोट करते रहें। जिस गति से विभिन्न अणु झिल्ली में प्रवेश करते हैं उसके आधार पर डेनियल एवं डेवसन ने वसा द्विपरत मोटाई लगभग, जैसे आपको पहले ही बताया गया, 6.0 नैनोमीटर एवं प्रत्येक प्रोटीन पर लगभग 1.0 नैनोमीटर होती है, जिसकी कुल मोटाई मतलब जिस मॉडल की टोटल मोटाई, यानी हम ये कहें जिस मॉडल की संपूर्ण मोटाई 8.0 नैनोमीटर होगी, उसमें द्विपरत की मोटाई लगभग 6.0 नैनोमीटर एवं प्रोटीन परत की मोटाई लगभग 1.0 होगी। अब हम देखें यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल या प्रोटीन लिपिड द्विपरत मॉडल। डेवसन, डेनियल एवं रॉबर्टसन ने इस मॉडल का प्रस्ताव रखा। जब झिल्ली तथा सतह तनाव को मापा गया तो इसने प्रोटीन की उपस्थिति का संकेत दिया, यानी मॉडल में जब उसके तनाव को नापा गया तो मॉडल से ये प्रभावित उसमें प्रोटीन की उपस्थिति के होने के साक्ष्य मिले। प्रोटीन के अस्तित्व के बाद गार्टर तथा ग्रेडेल द्वारा प्रस्तावित प्रारंभिक लिपिड द्विपरत मॉडल में संशोधन किए गए थे। यह सुझाव दिया गया था कि यदि केवल लिपिड शामिल हो तो कोशिकाओं की सतह तनाव अपेक्षा से बहुत कम है। यह भी देखा जा सकता है कि मॉडल लिपिड वाटर सिस्टम में प्रोटीन जोड़ने से सतह का तनाव कम होता है। इससे अप्रत्यक्ष रूप से प्रोटीन की उपस्थिति की सलाह दी गई। इसके आधार पर डेवसन तथा डेनियल ने प्रस्तावित किया कि प्लाज्मा झिल्ली की दोनों सतहों पर प्रोटीन के साथ एक वसा द्विपरत होती है। प्रारंभ में उन्होंने माना प्रोटीन लिपिड के ध्रुवीय सिरों से बंधे सहसंयोजक बंधित गोलाकार संरचनाओं के रूप में भी उपस्थित थे। इसके बाद उन्होंने उस मॉडल को विकसित किया जिसमें वसा द्विपरत हाइड्रोफिलिक सिरों पर प्रोटीन को लिप्त किया गया था, प्रोटीन का लेप किया गया था। ये देखिए यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, जिसमें ये आपको बताया गया था बाहरी परत तथा आंतरिक परत दोनों प्रोटीन्स होता है। तो बाहरी प्रोटीन परत तो आंतरिक प्रोटीन परत, तो आंतरिक परतों में आपको लिपिड्स, आंतरिक परतें जो थी आपको लिपिड्स की बताई गई थी। लिपिड अणुओं के जलरागी सिरे वे सिरे होते हैं जो जल को शोषित करते हैं, यानी जल को अपने अंदर शोषित करते हैं, और जल विरागी सिरे वो होते हैं जो जल को शोषित नहीं करते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं जलरागी सिरे वे होते हैं जो जलरागी का तात्पर्य ये होता है जो जल को अपने अंदर ले लेते हैं, और जो जल को अपने अंदर नहीं आने देते हैं या जल विमुख रहते हैं वो जल विरागी होते हैं। या हम ये कह सकते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल डेवसन एंड डेनियल मॉडल का संशोधित रूप है। जैसे कि अभी जब डेवसन डेनियल मॉडल पढ़ाया गया उसमें वसा द्विपरत मॉडल की चर्चा हुई थी, तो देख लेते वसा द्विपरत मॉडल। ये मॉडल ओबर्टन, गोरियन और ग्रेडल द्वारा दिया गया था। सबसे पहले यही मॉडल दिया गया था, परंतु वैज्ञानिकों द्वारा इसे स्वीकार न करने पर वैज्ञानिकों द्वारा इसे स्वीकृति नहीं मिली थी। इसलिए अगर प्लाज्मा झिल्ली की व्याख्या करने प्रथम मॉडल की बात आती है तो वहाँ पर डेनियल डेवसन मॉडल की व्याख्या की जाती है,
अगर हमसे ये पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन सा मॉडल रखा गया था, किस मॉडल ने प्लाज्मा झिल्ली की व्याख्या की, तो उसमें बसा द्विपरत मॉडल को शामिल करते हैं। अब वैज्ञानिकों द्वारा सर्वप्रथम अपनाया गया मॉडल डेप्सन और डेनियल मॉडल था। हम देखते हैं कैसे क्या कमियां रहेंगी इस मॉडल्स में, जिसके वैज्ञानिकों ने इसे नहीं अपनाया था। ये आपको पहले बताया जा चुका कि प्रोटीन्स में प्लाज्मा झिल्ली में जो प्रोटीन्स होती हैं उनमें जल की ये व्याख्या नहीं कर सके थे, तो ना वो पूर्ण रूप से ये समझा सके थे अगर जल का जो 90 से 92% भाग जल का होता है उसे कैसे संचित करते हैं, कैसे उसमें रहता है और किस प्रकार मॉडल कार्य करता है। ये तो उसमें या अर्थात हम ये कह सकते हैं ये प्रोटीन्स की पूर्ण रूप से ये व्याख्या नहीं कर पाए थे, जिसके कारण इस मॉडल को वैज्ञानिकों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। तो हम एक नज़र देखते हैं बसा द्विपरत मॉडल पर। यह मॉडल ओबर्टन, गोरियन और गेंडल द्वारा दिया गया था सन 1902 में। ओबर्टन ने देखा लिपिड घुलनशील पदार्थ झिल्ली के माध्यम से चयनित रूप में गुजर जा सकते हैं। इसके आधार पर उन्होंने कहा कि प्लाज्मा झिल्ली एक पतली लिपिड परत से बनी होती है। बाद में 1926 में गार्टन ने एवं ग्रेटेल ने देखा कि एंथ्रियोसाइड झिल्ली से निकाले गए इन कोशिकाओं के सतह क्षेत्र में एक परत उपस्थित होने पर अपेक्षित मात्रा से दोगुना था। इसके आधार पर उन्होंने कहा प्लाज्मा झिल्ली लिपिड अणुओं की दोहरी परत से बनी होती है। हालांकि गार्टन और ग्रेडल के ये मॉडल प्लाज्मा झिल्ली की उचित संरचना की व्याख्या नहीं कर सके। जैसा कि अभी आपको बताया गया कि वैज्ञानिकों द्वारा से अस्वीकार करने का मेन कारण हमारा यही था कि ये प्लाज्मा झिल्ली की उचित संरचना की उचित व्याख्या नहीं कर सके, ना ये प्रोटीन्स और बार्टर के कैलकुलेशन को पूर्ण रूप से समझा सके। अगर हम क्वेश्चन हमसे ये पूछा जाता प्लाज्मा झिल्ली व्याख्या करने वाले प्रथम मॉडल, तो हमारा बसा द्विपरत मॉडल के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर ये क्वेश्चन हमारे आगे ये रखा जाता है कि वैज्ञानिकों द्वारा अपनाया गया प्रथम प्लाज्मा झिल्ली मॉडल कौन सा था, तो डेप्सन और डेनियल मॉडल प्रथम मॉडल था जिसे वैज्ञानिकों द्वारा स्वीकार किया गया था। अब चर्चा करेंगे तरल मोज़ेक मॉडल पे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल में से एक आता है, जो प्लाज्मा झिल्ली को पूर्ण रूप से व्याख्या कर सका, प्लाज्मा झिल्ली के बारे में पूर्ण रूप से समझाया। उस मॉडल्स को हम जानना चाहेंगे, देखना चाहेंगे आखिर ऐसा क्या, कौन सी कमियों को दूर करके इस मॉडल को उन्होंने प्रस्तुत किया। इस मॉडल को एस.एल. सिंगर द्वारा 1935 में दिया गया था। क्षमा चाहूँगा, मैं डेनियल डेप्सन मॉडल के बारे में बोल गया, समझ नहीं। इस मॉडल को 1972 में जी.एल. निकोलसन तथा एस.एल. सिंगर द्वारा दिया गया था। इसके ईयर में गलत बोल गया था। तरल मोज़ेक मॉडल 1972 में जी.एल. निकोलसन तथा एस.एल. सिंगर द्वारा दिया गया था। यह मॉडल प्लाज्मा झिल्ली की व्याख्या करने का अभी तक का सबसे प्रसिद्ध मॉडल रहा और प्लाज्मा झिल्ली को समझाने में सफल रहा। तब चर्चा करते हैं इस मॉडल के बारे में, देखते हैं ऐसी क्या विशेषताएं रहीं इस मॉडल की जो वैज्ञानिकों ने इसे अधिक सराहा तथा स्वीकार किया। अब जानना चाहेंगे इस मॉडल्स के बारे में। प्रोटीन झिल्ली के एक तरफ से दूसरी तरफ फैली हुई एक तरह परत नहीं बनाते हैं। जो प्रोटीन्स होती झिल्ली के एक तरफ से दूसरी तरफ फैली होती है एक तरह की परत नहीं बनाते हैं, बल्कि यह ग्लूकोबुल्स के रूप में उपस्थित होते हैं जो मोज़ेक पैटर्न में अवस्थित बिंदुकित होते हैं। प्रोटीन के कुछ ग्लूबुल्स झिल्ली की गहराई तक प्रवेश करते हैं। उनमें से कुछ झिल्ली की तरह झिल्ली की सतह से जुड़े रहते हैं, जबकि ग्लोबुल्स इसके माध्यम से फैलते हैं तथा
दूसरी तरफ चिपक जाते हैं, यानी एक साइड से फैलने के बाद ही चिपक जाते हैं। यह कोशिका झिल्ली की कठोरता की व्याख्या करते हैं, यानी मोज़ेक मॉडल बताता है कोशिका झिल्ली जो होती है कठोर होती है। झिल्ली की श्यानता पर किए गए प्रयोग से पता चलता है कि इसमें द्रव्य जैसी स्थिरता होती है। द्रव्य और द्रव दोनों में डिफरेंस हो जाता है। द्रव पदार्थ हमारे वो होते हैं जिनका ना ही आकार निश्चित होता, ना ही आयतन निश्चित होता है। वो जिस जगह जाते हैं उसी का रूप ले लेते हैं और उसी का आयतन को कवर कर लेते हैं। इस झिल्ली की श्यानता पर किए गए प्रयोग से पता चलता है कि इसमें द्रव जैसी स्थिरता होती है। यह तरलता इसके अंदर लिपिड एवं प्रोटीन अणुओं की गतिविधि की अनुमति देती है। प्रोटीन अणुओं की तरलता तथा मोज़ेक व्यवस्था के कारण इस मॉडल को तरल मोज़ेक मॉडल के रूप में जाना गया है। तरल मोज़ेक मॉडल। प्लाज्मा झिल्ली के तरल मोज़ेक मॉडल एस सिंगर, जो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय एवं जीएल निकोलसन सॉल्व इंस्टीट्यूट 1970 के दशक में शुरुआत की थी। इस मॉडल के अनुसार प्रोटीन झिल्ली के एक तरफ से दूसरी तरफ फैली हुई एक सतह परत नहीं बनाते हैं, बल्कि ये ग्लू बॉल्स के रूप में उपस्थित होते हैं, जो मोज़ेक पैटर्न के अव्यवस्थितता बिंदुकित होते हैं। प्रोटीन के कुछ ग्लू बॉल्स झिल्ली में गहराई तक प्रवेश करते हैं। उनमें से कुछ झिल्ली की सतह से जुड़े रहते हैं, जबकि कुछ ग्लू बॉल्स इसके माध्यम से फैलते हैं तथा दूसरी तरफ चिपक जाते हैं। एक कोशिका झिल्ली की कठोरता की व्याख्या करता है। झिल्ली की श्यानता पर किए गए प्रयोगों से पता चलता है कि इनमें द्रव्य जैसी स्थिरता होती है। यह तरलता इसके अंदर लिपिड एवं प्रोटीन अणुओं को गतिविधि की अनुमति देती है। प्रोटीन अणुओं की तरलता तथा मोज़ेक व्यवस्था के कारण इस मॉडल को तरल मोज़ेक मॉडल के रूप में जाना गया। जैसा कि अभी मैंने बताया, ये द्रव मोज़ेक मॉडल देखेंगे। प्रोटीन झिल्ली की एक परत दूसरी तरफ फैली हुई होती है। जैसे मैंने दिखाया गया, प्रोटीन झिल्ली की परत ऊपर की ओर उसके नीचे तक फैली हुई है। दूसरी ओर फैली हुई एक परत नहीं बनाते, बल्कि यह ग्लू बॉल्स जैसे बबल्स टाइप से आपको ये दिख रहा है, ये ग्लू बॉल्स बनाते हैं। मतलब एक परत को ना बना के ग्लू बॉल्स को बनाते हैं। प्रोटीन ग्लू बॉल्स झिल्ली की गहराई तक फैले रहते हैं। जैसे आपको दिखाया कि झिल्ली की बाह्य सरत, ये कार्बोहाइड्रेट श्रृंखला, ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, प्रोटीन अणु, फास्फोलिपिड द्विपरत, जल विरागी पुच्छ और आंतरिक सतह झिल्ली। इस प्रकार ये मॉडल प्लाज्मा झिल्ली की पूर्ण रूप में व्याख्या कर सका और प्लाज्मा झिल्ली का सबसे सफलतम मॉडल में एक रहा। तो कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।